हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल महीने के सेकेंड वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 14 अप्रैल के बीच जितनी भी इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को हम इस वीडियो में MCQs के रूप में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन हैं और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं अगर आपको ये पता हो कि जिस इवेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो इवेंट कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब चल रहा है 2020, तो आप देख सकते हैं इसको 101 साल हो चुके हैं। 2019 में इसको 100 साल पूरे हुए थे और इस साल इसको 101 साल पूरे हो गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये जगह कहाँ पर है? ये है पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो विदेश मंत्रालय के अभी तक हमारे प्रवक्ता थे रवीश कुमार, अब इनकी जगह पर बन गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, यानी कि विदेश मंत्रालय की। तो हमारे इसमें विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इनसे पहले थे विजय केशव गोखले, लेकिन अब भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत होगी। तो जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 4.8%। आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा हाल ही में और भी कई संस्थाओं ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को कम कर दिया है। फर्स्ट वीक की वीडियो मैंने आपको बताया भी था, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो अपडेट सेकेंड वीक में हुए हैं। तो आपको इसमें 4 याद रखने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से होगी 4.8%। इसके अलावा IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है 1.9%। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है 1.5 से लेकर 2.8%। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5 से लेकर 2.8 के बीच में वेरी करेगी। इसके अलावा आपने फर्स्ट वीक में नोट किया होगा कि फिच रेटिंग्स ने बोला था 2%, लेकिन अब इन्होंने इसको कम करके कर दिया है 0.8%। तो सबसे कम इन्होंने ही बोला है। तो ये सब आपको नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से स्टार्टअप ने जीवन लाइट नाम का एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है। तो जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर किसने बनाया है? इसको बनाया है एरोबायोसिस इनोवेशन ने। एरोबायोसिस इनोवेशन ये हैदराबाद शहर का एक स्टार्टअप है। अब ये जो जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर क्या होता है? ये उन लोगों को हेल्प करता है जिनको सांस लेने में समस्या होती है, राइट। तो जीवन लाइट नाम का जो वेंटिलेटर है ये खास इसलिए है क्योंकि इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इसको बैटरी से भी चलाया जा सकता है, तो इसको इमरजेंसी के दौरान भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर बनाया है एरोबायोसिस इनोवेशन ने। यहाँ पर लाइट शब्द का मतलब है हल्का। तो अगर मैं इस लाइट शब्द को हटा दूँ, केवल आपसे पूछूं कि जीवन नाम का वेंटिलेटर किसने बनाया है, तो आंसर होगा भारतीय रेलवे। क्योंकि इंडिया रेलवे का जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, यहाँ पर जीवन नाम का एक वेंटिलेटर बनाया गया है। इसके अलावा अभी अभी जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने भी एक वेंटिलेटर बनाया है। इसका नाम इन्होंने रखा है वाइटल, VITAL। और हमारा जो IIT रुड़की है उत्तराखंड में, इन्होंने भी एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा है प्राणवायु। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना बनाई है। यानी कि चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजने का प्लान है नासा का। तो ये कौन से साल तक भेजेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024। इससे पहले भी आप जानते हैं नासा ने अपोलो 11 के जरिए इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था और नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे
जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तो अब नासा ने फिर से प्लान किया है कि इंसानों को चंद्रमा की धरती पर उतारा जाए, लेकिन इस बार एक महिला जाएगी और एक पुरुष। तो ये मिशन होगा 2024 तक और इसी में चंद्रमा पर ह्यूमन बेस कैंप भी बसाया जाएगा। और इस नए प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस मिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए शुरू किया है लाइफ लाइन उड़ान। बेसिकली क्या है कि लॉकडाउन के दौरान देश के किसी भी हिस्से में मेडिकल सामग्री की कमी ना हो, वहाँ पर आवश्यक उपकरणों और दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए विमानों का उपयोग किया जा रहा है और देश के सभी हिस्सों में मेडिकल सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो इसी के लिए हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो पहल शुरू की है, इसका नाम है लाइफ लाइन उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में विजडन ने किस क्रिकेटर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर नामित किया है फॉर 2019? ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है, क्योंकि आपको पता होगा इस साल जो आईसीसी अवार्ड दिए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको नामित किया गया था? पुरुषों में बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, और महिलाओं में एलिस पैरी को। एलिस पैरी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो विजडन ने भी सेम बोला है जो आईसीसी ने बोला है। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि महिलाओं का पूछा जा रहा है या फिर पुरुषों का, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ पुरुषों के नाम हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और महिलाओं में चुना गया है, मैंने आपको बताया, एलिस पैरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने इनमें से किस देश के भारोत्तोलक खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इनमें से कौन से दो देशों की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है मलेशिया और थाईलैंड की। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जिसको 2020 के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल भी नामित किया है। इसके अलावा थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया और थाईलैंड के जो वेटलिफ्टर्स हैं, भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं, वो टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं हिस्सा ले पाएंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखे हैं। इसमें आपको यह बताना है कि किस पूर्वोत्तर राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च की है? तो कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ये क्वारंटाइन लोगों की हेल्प करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा हाल ही में और भी राज्यों में कई सारी एप्लीकेशन शुरू हुई हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एप्लीकेशन के नाम लिखूंगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि उसको किस राज्य में शुरू किया गया है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली ऐप है रक्षा सर्व, दूसरी ऐप है प्रज्ञान, इसके बाद अगली ऐप है कोरोना वॉच और नेक्स्ट ऐप है कोवा पंजाब। तो कोवा पंजाब तो आप नाम सही समझ गए होंगे, इसको शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। कोरोना वॉच ऐप को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। प्रज्ञान ऐप को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने और रक्षा सर्व ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर जो लोगो है ये कोविड केयर ऐप का लोगो नहीं है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का लोगो है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ की विधानसभा का नया लोगो जारी किया गया था। इसमें जो फूल है इसका नाम है ऑर्चिड फ्लावर, जो कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक छात्र ने रोगियों की देखभाल करने के लिए इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रोबोट है इसको इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है और कहीं से भी फिर इस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या है कि इससे जो कोविड-19 के मरीज़ हैं उनकी देखभाल करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की जगह किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इस इंटरनेट कंट्रोल रोबोट को छत्तीसगढ़ के किस स्टूडेंट ने बनाया है? तो इस रोबोट को बनाया है छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट योगेश साहू ने। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो आपको बता दूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनकी पार्टी है कांग्रेस। यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ में अभी अभी एक नया ज़िला बना है जिससे छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हो गए हैं। तो यहाँ का जो 28वां ज़िला है इसका नाम है गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही। इनमें से किस राज्य के किसान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया? तो इन्होंने हाल ही में एक बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है। इन्होंने जिस गाजर पर बायो फोर्टिफिकेशन किया है और उससे इन्होंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया है,
इस गाजर को स्थानीय रूप में बोलते हैं मधुबन गाजर। तो इन्होंने इसमें बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए इसमें पोषक तत्वों को ऐड कर दिया है जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इससे इसमें बीटा कैरोटीन और आयरन की मात्रा भरपूर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन से राज्य से हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। और गुजरात में कहाँ से हैं? गुजरात के जूनागढ़ जिले से ये हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनको 2019 में कृषि क्षेत्र में इनके योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की अनाउंसमेंट की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली सरकार, क्योंकि इसको अनाउंस करा है अरविंद केजरीवाल ने। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये 5T प्लान क्या है। तो 5T में 5 टी हैं, जिसका मतलब है पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, यानी कि पहले तो टेस्टिंग करना है व्यापक स्तर पर। अब टेस्टिंग करने के बाद कुछ लोग तो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे और कुछ लोग नेगेटिव। तो जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे फिर उनको देखा जाएगा कि उनके संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे, यानी कि उन लोगों की पहचान की जाएगी जो इस व्यक्ति के संपर्क में आए थे। तो अगले टी का मतलब यही है ट्रेसिंग, यानी कि पहचान करना। तो जब एक बार कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की पहचान हो जाएगी तो फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि इनका उपचार किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ कोरोना वायरस लोगों के लिए ही लगभग 3000 बेड रिजर्व किए गए हैं दिल्ली में। देन चौथे टी का मतलब है टीम वर्क, यानी कि सभी को साथ मिलकर काम करना है। और पांचवें टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो इसमें क्या है कि निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरीके से ये वायरस और ना फैले। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। तो ये है 5T प्लान जिसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, यानी कि MSME को सेव प्लस नाम से आपातकालीन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सिडबी। तो देखिए क्या है कि भारत में जो MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो MSMEs भारत में कोविड-19 से रिलेटेड चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं, उनको इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। तो इसको कौन देगा? सिडबी देगा इसको। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और सिडबी के इस समय अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए किस नाम से एक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? बेसिकली ये जो सेंटर होगा ये भारत के उन स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा जो कि भारत में कोविड-19 से निपटने में लगे हैं, राइट। तो इस सेंटर का नाम क्या होगा? इस केंद्र का नाम होगा कवच, CAWACH, जिसका मतलब है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। फिर से बताता हूँ, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसे भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो इसको स्थापित करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको बताना है, हाल ही में भारत सरकार ने एक ऑनलाइन हैकाथॉन लॉन्च किया था कोविड-19 समाधान के लिए। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। इसका नाम था हैक द क्राइसिस इंडिया, हैक द क्राइसिस इंडिया। और इसको हैक ए कॉज इंडिया और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन पुणे ने लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में ICMR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने एक होम टेस्टिंग कोविड-19 किट को मंजूरी दी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट किट है इससे आप घर बैठे ही कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इस होम टेस्टिंग कोविड-19 किट को भारत के कौन से स्टार्टअप ने डिज़ाइन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बायोन। और बायोन नाम का जो स्टार्टअप है ये बेंगलुरु शहर में है। अब ये जो होम टेस्टिंग कोविड-19 किट है इसकी कीमत 2000 से 3000 के बीच में है, और इस किट से चेक करने में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड क्या है? तो इससे वो लोग जो दृष्टिहीन हैं, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है, या फिर जिन लोगों को कम दिखाई देता है, वो लोग बिना किसी दूसरे हार्डवेयर के जरिए मोबाइल फ़ोन पर टाइपिंग कर पाएंगे। तो ये है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल के CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई।
और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो महमूद जिब्रिल जो थे ये लीबिया के प्रधानमंत्री थे। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और यहाँ की करेंसी है दिनार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लीबिया का पड़ोसी देश है मिस्र, और मिस्र के भी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी जिनका नाम था होस्नी मुबारक। तो इन दोनों की आपको याद रखना है, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक और लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको उन व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनकी हाल ही में डेथ हुई है कोरोना वायरस के कारण। तो अमेरिका के एक फेमस एक्टर थे फॉरेस्ट कॉम्पटन। इनको द एज ऑफ नाइट मूवी में इनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता था। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस। और अमेरिका के एक फेमस गायक थे जॉन प्राइन अमेरिका के एक फेमस सिंगर थे। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्होंने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था, जो कि म्यूजिक की फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके अलावा ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर की भी हाल ही में डेथ हो गई। और एक और कॉमेडियन थे जिनका नाम था केन सिमोरा, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई थी कोरोना वायरस के कारण ही, और ये थे जापान से। द आर्ट ऑफ हर डील, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आप इस पुस्तक का कवर पेज देख सकते हैं। इस पर बनी है मेलानिया ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं। तो ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। तो इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। बेसिकली इनसे लिए गए 100 इंटरव्यूज़ पर यह पुस्तक आधारित है। तो इसको लिखा है एक अमेरिकी रिपोर्टर ने जिनका नाम है मैरी जॉर्डन। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच सांसद निधि को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है। सांसद निधि जो है इसको एमपी लैट्स योजना के तहत दिया जाता है, जिसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यानी कि ये जो योजना है इसके तहत जितने भी सांसद हैं उनको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उनके अपने स्थानीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो अब आपको ये बताना है कि इस योजना को कितने सालों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल। कहने का मतलब अब 2 साल तक सभी सांसदों को 5 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना पैसा इकट्ठा होगा। आप जानते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545 और राज्यसभा में 245। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 500, 200, 700 और 45, 45, 90। तो ये हो जाएगा 790। मतलब टोटल 790 सांसद हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ दिए जाते हैं, तो 2 साल में 10 करोड़ हो जाएगा। तो हर एक सांसद के पीछे 10 करोड़ रुपए बचेगा। तो अब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7,900 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर 7,900 करोड़ रुपए बचेंगे। तो ये पैसा फिर चला जाएगा भारत की संचित निधि में, और वहाँ से फिर इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एमपी लैट्स को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सभी सांसदों के 1 साल के वेतन में से कितने % कटौती करने का निर्णय लिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एमपी लैट्स योजना को स्थगित किया गया 2 साल के लिए, और इसके अलावा जितने भी सांसद हैं इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हैं। तो इन सब के वेतन से 1 साल के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। और सरकार के इस प्रयास को देखते हुए भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने भी अपने वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है। तो ये सब आपको याद रखना है। हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है। तो देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारी आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर अभियान शुरू किया है। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। और आपको पता होगा आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नंदन नीलेकणी समिति भी बनाई थी, नंदन नीलेकणी समिति। और अभी एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई चलेगा नाम का अभियान भी शुरू किया था। यूपीआई चलेगा अभियान शुरू किया था एनपीसीआई ने, और ट्विटर अभियान शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से है, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल के 2nd वीक में आपको कौन कौन से डेज याद रखने हैं। यहाँ पर आपको यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस
यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब इंसानों ने सबसे पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। तो साल था 1961 और डेट थी 12 अप्रैल। इस दिन यूएसएसआर के एक नागरिक थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। इन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी और ये अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। तो इन्होंने 12 अप्रैल को उड़ान भरी थी, इसीलिए हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आइए देखते हैं इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को जब पाकिस्तानी सैनिकों ने रन ऑफ कच्छ पर हमला किया था तो सीआरपीएफ के जवानों ने इनके हमलों को नाकाम कर दिया था और 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। तो इसीलिए सीआरपीएफ हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। फिर इसके बाद 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस, यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी जर्मनी में, क्योंकि यहाँ के एक व्यक्ति ने इसको शुरू किया था जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हानेमैन। तो इन्हीं की जयंती को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये दिवस मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी की जयंती के रूप में। फिर इसके बाद 12 अप्रैल को मनाया गया, मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। फिर इसके बाद 13 अप्रैल को मनाया गया सियाचिन दिवस, क्योंकि इसी दिन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों ने सियाचिन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जमा लिया था। तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस। हाल ही में 9 अप्रैल को फीफा रैंकिंग जारी हुई। इसमें आपको बताना है कि भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है। तो हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो रैंक भारत की पिछली बार थी वही रैंक इस बार भी है, 108वीं। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसमें नंबर 1 पर है बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम के जो फुटबॉल टीम है यह दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे पर है ब्राज़ील। फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में कहाँ की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑपरेशन शील्ड, तो इसको शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। सो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। तो ये ऑपरेशन शील्ड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको दिल्ली के 21 नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो इस ऑपरेशन शील्ड में सभी लेटर्स का फुल फॉर्म है, इसे से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर एस का मतलब है सीलिंग, यानी कि ये जो मैंने आपको 21 क्षेत्र बताए इन सभी को सील किया जाएगा और इनके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको भी सील किया जाएगा। फिर इसके बाद है एच। एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, तो इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। फिर अगला है आई। आई का मतलब है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, तो अब ये जो लोग होम क्वारंटाइन हैं अब ये पहचाना जाएगा कि इन लोगों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे, तो उन लोगों की पहचान की जाएगी और फिर उन लोगों को भी आइसोलेट किया जाएगा। देन इसके बाद लेटर है ई। ई का मतलब है इसेंशियल सप्लाई। कहने का मतलब सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। देन इसके बाद है लेटर एल, जिसका मतलब है लोकल सैनिटेशन। कहने का मतलब इन क्षेत्रों को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। देन इसके बाद लास्ट में है डी। डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। कहने का मतलब इन क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डोर टू डोर सर्वे करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है असेस कोरोना। असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए। तो ये है ऑपरेशन शील्ड। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि 5T प्लान भी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में जितने भी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता है? तो भारत में जितने भी सरकारी बैंक या फिर वित्तीय सेवा संस्थान हैं उनमें शीर्ष पदों पर नियुक्ति करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, और इसी के जो वर्तमान में सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थी। तो ये भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इनको वैसे 2007 में पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक फेमस एक्ट्रेस की डेथ हो गई है जिनका नाम था ऑनर ब्लैकमैन। तो आपको बताना है कौन से देश से थी। इन्होंने 1964 में जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी गोल्ड फिंगर, इसमें भी इन्होंने अभिनय किया था। तो इनका नाम है ऑनर ब्लैकमैन और ये थी इंग्लैंड की। आप जानते हैं कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए जो भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप है इसका नाम है आरोग्य सेतु। तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या। तो उनके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो लोग अपने नॉर्मल फ़ोन से ही मिस्ड कॉल दे सकते हैं और उसके बाद उनको सारी जानकारी दी जाएगी। तो ये है आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। आपको ये बताना है कि ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया है, मतलब किस राज्य के साथ में मिलकर केंद्र सरकार ने इस आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को शुरू किया है। बाकी धीरे धीरे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसको बनाने के लिए IIT मद्रास की भी हेल्प ली गई है। यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो आपको याद होगा यहीं पर जो यहाँ का कोयम्बटूर शहर है यहाँ पर मोदी किचन पहल शुरू की गई थी और तमिलनाडु का 38वां जिला बना है बिल्कुल लेटेस्ट। इसका नाम है मायिलादुथुरई। तो ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु का एक और जिला न्यूज़ में था जिसका नाम है तूतुकुड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इसरो है ये एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर रहा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस साधारण बीमा कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। आप जानते हैं हाल ही में कई सारी कंपनियों ने कोविड-19 के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो ऐसे में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी भारतीय एक्सा के साथ में मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें इन्होंने बेसिकली 2 प्लान शुरू करे हैं। एक में डायरेक्टली 25,000 रुपये दिए जाएंगे और एक में हर दिन 500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपको ये जो प्लान है इनके नाम आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने इनमें से किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने 2 प्लान शुरू किए हैं कोविड-19 के लिए और ये जो दोनों प्लान हैं इन्होंने अलग अलग कंपनियों के साथ में समझौता किया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला है डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस कोरोना वायरस कवर और इसको इन्होंने डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर शुरू किया है। इसको कोई भी व्यक्ति 511 रुपये देकर ज्वाइन कर सकता है और इसका जो सम एश्योर्ड है ये है 1 लाख रुपये। बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंपनी के साथ में मिलकर शुरू किया है कौन सा इंश्योरेंस कवर। और दूसरा प्लान है 159 रुपीज़ का जिसका नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर। इसमें मिलेंगे 25,000 रुपये और इसको इन्होंने ICICI लोम्बार्ड के साथ में मिलकर शुरू किया है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर किसके साथ में मिलकर शुरू किया है। आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड। तो बस आपको इन कंपनियों के नाम ध्यान रखने हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर था, यानी कि किस देश ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन किए हैं। तो देखिए पेटेंट क्या होता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है ए। तो अगर आपने इसके लिए पेटेंट करा लिया है तो कहने का मतलब अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ आप ही के पास अधिकार है, मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति इसकी नकल नहीं कर सकता है। तो अभी तक क्या था कि साल 2018 तक सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करता था अमेरिका, लेकिन अब 2019 से हो गया है चाइना। यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ को ओवरटेक किया है। तो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट को फाइल करने के मामले में नंबर 1 पर है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका और थर्ड पर है जापान।
जिस तरीके से भारत की केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही चाइना की केंद्रीय बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो आपको ये बताना है कि इसने भारत की किस वित्तीय सेवा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% कर दिया है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि HDFC लिमिटेड। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने से पहले तक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की इसमें हिस्सेदारी थी 0.80%, लेकिन अभी इन्होंने अप्रैल महीने में 0.21% खरीद लिया है, तो अब इनकी इसमें हिस्सेदारी हो गई है 1.01%। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची जारी की है। आपको बताना है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के मालिक हैं। फिर दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर हैं वारेन बफेट। और इसमें भारत के मुकेश अंबानी की रैंक है 21। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे धनी महिला कौन है, तो इनका नाम है एलिस वाल्टन। इसके अलावा दुनिया की सबसे युवा अरबपति कौन है, इनका नाम है काइली जेनर। काइली जेनर जो हैं, इनकी संपत्ति है $1 बिलियन और ये अभी 22 साल की ही हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है। तो इस समय ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 अरब की सहायता राशि की घोषणा की है। $1 अरब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी जो कुल संपत्ति है ये है $3.3 अरब। तो इन्होंने $1 अरब के योगदान की घोषणा की है, जो कि इनकी कुल संपत्ति का 28% है। और अभी तक जितने भी लोगों ने इंडिविजुअली सहायता राशि दी है कोविड-19 से निपटने के लिए, उनमें ये सबसे ज़्यादा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितनी धनराशि की सहायता देने की घोषणा की है, और ये भारत को मिलेंगे अमेरिका की US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं USAID। तो अमेरिका भारत को देगा $2.9 मिलियन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में भारत सरकार ने 4 सालों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट 4 सालों के लिए है। तो अभी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा कोविड-19 से निपटने में, और बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने में। तो आपको बताना है कि इस परियोजना के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट 4 सालों के लिए है, तो अभी इसमें से केवल 7,774 करोड़ रुपए कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर खर्च किए जाएंगे, और फिर जो बचे हुए पैसे हैं उसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में ज़रूरत के हिसाब से खर्च किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसी प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिए हैं $1 अरब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए किस पूर्वोत्तर राज्य ने फूड बैंक नाम की पहल शुरू की है। तो ये जो फूड बैंक पहल है, एक्चुअल में क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन की समस्या ना हो, उसी के लिए पहल शुरू की गई है। तो इसमें क्या है कि लोगों को फ्री में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फूड बैंक नाम की पहल शुरू की है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनकी पार्टी है BJP। वैसे आपको बता दूं, मणिपुर अब कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग कोविड-19 संक्रमित थे और ये अब बिल्कुल ठीक हैं। तो मणिपुर दूसरा राज्य बना है जो कि कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर हो गया है। जो सबसे पहला राज्य है जिसको कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर किया गया है, ये है गोवा। इनमें से किस लघु वित्त बैंक ने, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है डिजिजन। तो डिजिजन से क्या होगा, इससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी बैंक अकाउंट खोल सकता है। तो इसको शुरू करा है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु शहर में, जहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जहाँ पर सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करी गई है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि सेंसर्स लगे हैं, और जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो इसमें गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी, और 15 सेकंड के अंदर ही आपकी पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी।
तो इसको भारत के जिस रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले शुरू किया गया है ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे ही आपको पता होगा तेलंगाना में वी सेफ टनल लगाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महाबलेश्वरम एमएस, ये इनमें से कौन सी बैंक के एमडी और सीईओ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक बैंक। वैसे तो ये 2017 में ही बने थे और इस साल इनका कार्यकाल खत्म हो जाना था, लेकिन आरबीआई ने अब इनको फिर से अपॉइंट करने के लिए कर्नाटक बैंक को मंजूरी दे दी है। तो अब ये अगले 3 सालों तक कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चेल्सी और इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी की हाल ही में डेथ हो गई। आपको बताना है कि ये किस नाम से मशहूर थे। तो जो पीटर बोनेटी थे ये लंदन का जो फुटबॉल क्लब है जिसको चेल्सी फुटबॉल क्लब बोलते हैं, और इंग्लैंड के जो नेशनल फुटबॉल टीम है ये इसके पूर्व गोलकीपर थे। तो इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। ये द कैट के नाम से मशहूर थे, द कैट। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। और इंग्लैंड ने 1966 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था उस टीम में भी ये शामिल थे। इनके अलावा हाल ही में और भी कई सारे प्लेयर्स की डेथ हुई है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। इनमें से 2 तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉक एडवर्ड्स। इन दोनों लोगों की हाल ही में डेथ हो गई है। इनके अलावा अमेरिका के फेमस गोल्फ प्लेयर जॉर्ज डगलस सैंडर्स, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई। इनको गोल्फ जगत में पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो सबसे फेमस गोल्फ प्लेयर हैं इनका नाम है टाइगर वुड्स, और इनको 2019 में अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। फिर इसके बाद ब्रिटेन के फेमस मोटर रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मास की भी हाल ही में डेथ हो गई। स्टर्लिंग मास ये एक मोटर रेसिंग ड्राइवर थे। इनका 14 साल का करियर था और इसमें इन्होंने कई सारी मोटर रेस में पार्टिसिपेट भी किया, कई सारी इन्होंने जीती भी थी। और इसके अलावा जो फार्मूला वन रेस होती है इसको भी इन्होंने कई बार जीता था, लेकिन कभी भी ये फार्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टर्लिंग मास थे ये एक मोटर रेसिंग ड्राइवर थे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के ही एक फेमस फार्मूला वन ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन स्टर्लिंग मास कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। आपको बताना है कि इसमें भारत से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके अलावा ये भारत के इस्पात मंत्री भी हैं। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने, क्योंकि आप जानते हैं 2020 में G20 का अध्यक्ष है सऊदी अरब। इसके अलावा इस बार G7 की अध्यक्षता करेगा अमेरिका। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की अध्यक्षता करेगा वियतनाम, और इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा रूस। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया है। ये जो ऑनलाइन चैलेंज होगा इसके देश के स्टूडेंट्स में नई खोज करने और नए प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा। तो इस ऑनलाइन चैलेंज का नाम रखा गया है समाधान। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में और भी कई सारी चीज़ें शुरू की हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं iGOLD पोर्टल। तो इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 नेम्ड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कि iGOT। तो ये जो iGOT पोर्टल है ये कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, यानी कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, इनकी क्षमता को एनहेंस करने के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि हम इस महामारी को इफ़िशिएंटली हैंडल कर पाएँ। तो ये है iGOT पोर्टल। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, और इसको शुरू किया हमारे HRD मंत्रालय ने। फिर इसके अलावा एक और पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है युक्ति पोर्टल। बेसिकली हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ये कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी इनिशिएटिव इन्होंने शुरू करे हैं
उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए और इनको मॉनिटर करने के लिए ही युक्ति पोर्टल शुरू किया गया है। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईगॉट पोर्टल और युक्ति पोर्टल। और हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने हाल ही में भारत पढ़े ऑनलाइन नाम का एक कैंपेन शुरू किया था। बेसिकली ये लोगों के विचार जानने के लिए किया गया था कि किस तरीके से भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के साथ में जो बाधाएं हैं इनको किस तरीके से कम किया जाए, इसी पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे और सॉल्यूशंस। इसके अलावा विद्यादान 2.0 प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या फिर कोई भी टीचर ई लर्निंग कंटेंट का योगदान दे सकता है। तो इसमें लोग जो ई कंटेंट भेजेंगे, सबसे पहले उसको मंत्रालय के एक्सपर्ट्स मॉनिटर करेंगे और फिर उसके बाद इसको दीक्षा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। जब एक बार दीक्षा ऐप पर अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर देश के लाखों स्टूडेंट्स उसको देख पाएंगे। तो ये है विद्यादान 2.0, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने एक नया चैनल शुरू किया है, विशेष रूप से पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए, जैसे रामायण और महाभारत। तो आपको बताना है कि इस नए चैनल का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है डीडी रेट्रो। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। और प्रसार भारती के बारे में आपको दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश, और इसके सीईओ हैं, इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति। देन इसके बाद ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में सड़कें बनाता है, तो आपको बताना है कि इसने अब तक सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण कौन से वित्तीय वर्ष में किया है, यानी कि कौन से वित्तीय वर्ष में एनएचएआई ने सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे बनाए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वित्तीय वर्ष 2019-20, जो कि अभी 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाए हैं, तो आंसर होगा 3,979 किलोमीटर। हालांकि लक्ष्य रखा गया था 4,500 किलोमीटर, तो लक्ष्य तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा राजमार्ग निर्माण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2020-21, इसके लिए नैसकॉम का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो नैसकॉम के अध्यक्ष अभी तक थे केशव मुरुगेश, अब इनकी जगह पर बन गए हैं यूबी प्रवीण राव, जिनको इस वित्तीय वर्ष के लिए बनाया गया है। नैसकॉम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। आप जानते हैं अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से किसको नामित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, और इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बिडेन। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बराक ओबामा के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किस राज्य की सरकार ने विद्यार्थियों के लिए टॉप पेरेंट नाम की ऐप लॉन्च की है ताकि लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो इसको शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने, और ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऐसी एप्लीकेशन उत्तराखंड सरकार ने भी लॉन्च की है, जिसका नाम रखा गया है संपर्क दीदी। संपर्क दीदी ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। और मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो इसमें क्या है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, जिनका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 पेयर्स आपको दिए हैं, इनमें कोई एक गलत है, उसको आपको चूज करना है। और ये जो पेयर हैं ये हैं वेंटिलेटर के और उनके डेवलपर के। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, इसमें जो पेयर्स हैं वो ऐप के हैं और वो ऐप कौन से राज्य में लॉन्च हुई है उसका पेयर है। तो आपको बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस में एक एक ऑप्शन गलत है, उसी को आपको चूज करना है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने अप्रैल के 2nd वीक के
सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसके आगे की वीडियो जल्दी आने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।